नमस्कार। आज हम मानव भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो 12वीं क्लास का पहली बुक है, उसका पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, जैसे बच्चों सभी को मालूम होगा कि ये क्या होता है कि जिसमें मनुष्य के भूगोल से जो संबंध है, मानव का जो संबंध है, उसके बारे में, उसकी प्रकृति कैसी, उसका विषय क्षेत्र क्या क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में हम दिया गया हुआ है। और जैसा कि आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक होते हैं, प्रकृति जिसमें भौतिक पर्यावरण आ जाता है, नदी है, पहाड़ है, जंगल है, और जीवन के रूप में जैसे मनुष्य की सम्मिलित है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में परस्पर आपस में जो संबंध होता है वो इस विषय में पढ़ा जाता है। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, तो भौतिक भूगोल जो किसका अध्ययन करेगा, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करेगा। और मानव भूगोल जो है उसमें दोनों चीज़ आ जाती है। क्या क्या चीज़ आ जाती है, जैसे भौतिक और प्राकृतिक आ जाती है, और मानवीय जगत के बीच में भी आ जाती है। इनके बीच में जो संबंध होता है वो आ जाता है इसमें। मानवीय परिघटनाओं का स्थानीय वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम जो चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बता देते हैं। एक तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, मानव भूगोल की परिभाषाएं क्या है। दूसरा है इसमें 3 तरह के जो वाद दिए हुए हैं वो आपको पढ़ना है इसमें। पहले तो मानव का प्रकृतिकरण क्या है और प्रकृति का मानवीकरण क्या है। दूसरा संभववाद क्या होता है, नवनिश्चयवाद क्या होता है। तो ये चीज़ें तो इसमें पढ़नी है। और साथ में इसमें जो इसके क्षेत्र हैं और उप विषय हैं इसके, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल की जो मुख्य परिभाषा जो रेगजेल ने दी थी, इसने अपने एंथ्रोपोजियोग्राफी में लिखा था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मानव भूगोल है, जो मानव समाज है और पृथ्वी की जो धरातल है, उसके बीच में जो आपस में जो संबंध बनते हैं वो मानव भूगोल में पढ़ते हैं हम लोग। फिर उसकी एक जो शिष्या थी एलन सी सैम्पल, उसने भी एक परिभाषा दी। उसने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मानव भूगोल है वो पृथ्वी में जो घटनाएं जितनी भी घटित होती रहती हैं, पृथ्वी में जो भी पर्यावरण है, प्रकृति है, और क्रियाशील मानव, क्योंकि मनुष्य हमेशा क्रियाशील है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहा है, तो उसके बीच में जो संबंध, परिवर्तनशील संबंध बनाए गए हैं, उसका जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो इस मानव भूगोल की परिभाषा को उसने दिया था। अगला आता है कि मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सभी को मालूम होगा कि जो मनुष्य था आदिम काल से, वो जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, वो जंगलों में अपना जीवन बताता था। जिस तरह से प्रकृति उसको कहती थी उस तरह से अपना जीवन यापन किया करता था। वहाँ पे भी उसने देखा कि जो मनुष्य है वो गुफाओं में रह करके, कंदमूल खा करके प्रकृति को पूजा करता था, आग को पूजा करता था, वहाँ पे जो पर्यावरण को पूजा करता था, पहाड़ों को पूजा करता था, सूर्य की पूजा किया करता था। तो वो प्रकृति के हिसाब से ही चलता था हमेशा। पर जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, उसने अपने प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उसने प्रकृति के सिद्धांतों को समझा, तो वो उससे क्या बन गया, प्रकृति का मानवीकरण हो गया। तो इसमें हम देखते हैं कि मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो प्रकृति के नियम जो थे, जिस तरह से हमने डीएनए के बारे में जाना, तो डीएनए के बारे में जानकर के अनुवांशिकी के रहस्यों का पता पड़ा, उससे बीमारियों पर विजय पाई हमने। इसके बाद जो अधिक तीव्र गति से चलने वाले जितने भी यान थे, रॉकेट है, जेट है, तो इसका विकास हमने किसके आधार पर किया, इसका विकास किया हमने वायु गति के नियमों का प्रयोग करके। तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को
पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। तो ये सभी बच्चे इसको ध्यान रखेंगे कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या था। जो प्रकृति के अनुसार मनुष्य के बीच में जो अंतर संबंध थे, या मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच का जो संबंध था, जो अन्योन्य क्रिया उनके बीच में हुआ करती थी, उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया था। तो ये पहला पॉइंट इसका सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ये मानव को प्रकृतिकरण दिया है, तो इसमें भी वही चीज़ दी हुई है, और नीचे दिया है प्रकृति का मानवीकरण। इसके बाद आया एक संभववाद। संभववाद का मतलब क्या होता है? संभववाद का मतलब होता है कि मनुष्य को पता पड़ा कि प्रकृति के आगे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बसी हुई है। जिस तरह से प्रौद्योगिकी का विकास होता चला गया, लोगों के अंदर जागरूकता आती चली गई, मनुष्य विकास करता चले गया, ज़मीनों पर उसने खेती किसानी चालू कर दी, विश्राम स्थल बना दिए, खेत बना दिए, फिर उद्यान, मैदान, तरंगित पहाड़ियों में चरागाहें, तटों पर पत्तन, महासागरीय तट पर समुद्री मार्ग, अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। तो ये सारी की चीज, इसको कहा गया संभववाद। तो दूसरा जो वाद का नाम दिया गया वो संभववाद। संभववाद का मतलब क्या है कि संभावनाएं हैं, आगे भी हम प्रकृति के आगे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब आदिम चीज़ों से निकल करके सभ्य तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है, जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्यम मार्ग को परिलक्षित करती है। तो ये जो तीसरा वाद था वो था नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, जो भूगोलवेत्ता थे, और उनकी जो नीति थी, उनका कहना था कि रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम उसको दिया था। इसलिए दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि जो प्रकृति का जितना भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना बचे और हम अंधाधुंध इसका दोहन करते चले जाएं, इसको ख़त्म करते चले जाएं। इसलिए उन्होंने कहा था कि नव निश्चयवाद उसको लेकर के आए थे, जिसमें कहा रुको। रुको का मतलब होता है कि आप देखो कि आपको इस प्रकृति ने क्या क्या दिया हुआ है, फिर उसका इस्तेमाल करो, और इसको इस तरह से इस्तेमाल करो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचा रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा जाओ निश्चयवाद का नाम दिया था। तो इसमें इन्होंने तीन तरह की लाइट के बारे में बताया था, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती। तो लाल बत्ती का अर्थ जैसे होता है रुको, एम्बर या पीली बत्ती का मतलब होता है कि ठहरो, और हरी बत्ती का मतलब होता है रुक कर तैयार होने के लिए आगे जाओ। तो ये इस चैप्टर में था तुम्हारे। इसके बाद समय के गलियारों से मानव भूगोल, और इसमें तीन तरह की चीज़ें दी हुई हैं बॉक्स में। तो मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इनमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। आमूलवादी का मतलब होता है जो रेडिकल्स होते हैं, जो परिवर्तनशील विचारधारा वाले होते हैं। उन्होंने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। फिर नेक्स्ट इसमें व्यवहारवादी विचारधारा। तो व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक समारोह के दीर्घकाल के बोध पर ज़्यादा जोर दिया था। इसके बाद इसमें नया हेडिंग है, इसमें मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर, ये तालिका 1.1 बनी हुई है, और इसमें मानव भूगोल की वृहत अवस्थाएं और प्रणोद दिया हुआ है। इसकी समय में दी हुई है, उपागम दिया हुआ। उपागम मतलब होता है अप्रोचेस होती हैं, उसके वृहत लक्षण, उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, ये दी हुई हैं। जैसे नंबर 1 दिया हुआ है आरंभिक उपनिवेश युग। तो इसके उपागम थे अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण का मतलब होता है जो खोज होती थी, जो रिसर्च चलते थे, ये वहाँ पे कोई नया आविष्कार किया जाता था, वो सारी चीज़ इसमें दी है इसमें। नेक्स्ट उत्तर उपनिवेश युग, इसमें प्रादेशिक विश्लेषण दिया हुआ है। अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक या क्षेत्रीय विभाजन के बारे में बताया गया इसमें। 1950 से 1960 तक के बीच में स्थानिक संगठन था। 1970 का जो दशक था वो मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय था। तो 1970 के बाद ही हमारा मतलब जो जीवन यापन सही ढंग से शुरू हुआ था। 1990 का दशक है वो भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में दिया है। इसमें वृत्त सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानिक संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया इसमें। नेक्स्ट ये 1.2 तालिका, इसमें दिया है मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन।
तो मानव भूगोल के क्षेत्र जैसे सामाजिक भूगोल में इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें देखो व्यवहारवादी भूगोल आ जाती है, सामाजिक कल्याण का भूगोल आ जाता है, अवकाश का भूगोल आ जाता है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है। और नेक्स्ट है नगरीय भूगोल, इसमें नगरीय अध्ययन और नियोजन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल के बारे में है, जहाँ पर राजनीतिक विज्ञान सैन्य विज्ञान की जानकारी ली जाती है। जनसंख्या भूगोल में जनांकिकी का मतलब जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं उसको जनांकिकी कहा जाता है। आवास भूगोल है, इसमें नगर ग्रामीण नियोजन है। इसके बाद आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल में अर्थशास्त्र है। संसाधन भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योग भूगोल है, विपणन है, पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मतलब आर्थिक क्रियाकलापों से जो संबंधित होते हैं वो इस क्षेत्र में पढ़े जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया। और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से जरूर करें। एक तो जो प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों से तो स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद इसमें संभववाद की अवधारणा को उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। नव निश्चयवाद विचार की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना है। निश्चयवाद के विचार की उपयुक्त उदाहरणों से व्याख्या करनी है तथा मानव भूगोल की जो दोनों परिभाषाएं उसको करना है। तो मेन चीज़ें जो इसमें हमें पढ़नी है वो ये है कि एक तो आपको मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, संभववाद, नव निश्चयवाद, ये इसके नोट्स बनाने हैं। और साथ में आपको जो भूगोल की जो परिभाषा दी थी रेडजेल और सैंपल ने, उनकी परिभाषा को याद करना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सेकंड चैप्टर के लिए सेकंड वीडियो देखेंगे हम लोग और उसका अध्ययन करना है।